हम ओडिशा के चुनावी रण में हैं और इस वक्त संबलपुर में हैं। संबलपुर की ये लोकसभा सीट कई मायनों में अहम इसीलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनावी मैदान में हैं। 15 साल बाद वो चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओडिशा से बीजेपी का ये बड़ा चेहरा इस वक्त हमारे साथ है एक खास बातचीत के लिए। धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से और हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। धर्मेंद्र जी, 15 साल एक लंबा अंतराल होता है, क्या बदला है आपके लिए जब आप वोटरों के बीच जा रहे हैं? तो देखिए, जब मैं 2000 का चुनाव खुद लड़ा हूँ, 2004 का लड़ा हूँ, 2009 का लड़ा हूँ। 3 चुनाव में उड़ीसा में विधानसभा, लोकसभा ये सब लड़ा हूँ। तब जिस प्रकार की राजनीति उड़ीसा में होती थी उसमें से कई सारे मूलभूत अंतर भी हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी आ गया है, एस्पिरेशनल सोसाइटी बड़े मुखर हो चुका है और कई चुनौतियां भी बढ़ चुकी है, कई प्रकार के नया सुविधा भी आ चुका है। पहले व्हाट्सएप नहीं था, पहले इंटरनेट का इतना उपयोग हम लोग चुनाव में नहीं करते थे, ये सब करते हैं। तो इसलिए कुछ सहूलियत भी हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियां में हुई है। सोसाइटी में जब एस्पिरेशन बढ़ता है और जब फिर आप उस एस्पिरेशन को हैंडल कैसे करते हो, इसलिए उस समय में मेरा उम्र भी कम था, मेरा अनुभव भी कम था। जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आ रहा हूँ, मैं एक नए अनुभव के साथ आ रहा हूँ और मेरे लिए इलाका नई नहीं है। मैं जिस लोकसभा को पहले प्रतिनिधित्व करता था उसी का लगभग 60-65% ये इस वाले लोकसभा में है। और मैं इस संबलपुर शहर में मेरे स्टूडेंट्स लाइफ में मैं काफ़ी समय बिताया हूँ। एज ए स्टूडेंट लीडर मैं यहाँ रह के वेस्टर्न पार्ट की स्टूडेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करता था ABVP के लिए। इसलिए मैं यहाँ का सोसाइटी से लंबे अरसे से जुड़ा हूँ, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव भी रहा हूँ। इसलिए पुराने मित्रता हैं, पुराने माहौल से मैं यहाँ के माहौल से परिचित हूँ। लेकिन यहाँ परिस्थिति भी कुछ बदली है। उसमें से जब मैं फिर प्रत्यक्ष खुद चुनाव लड़ने में पिछले 15 साल से खुद नहीं चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ाने कहीं जाता था। लेकिन चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ना दोनों में अंतर है। और चुनाव लड़ना भारत की प्रजातंत्र में सौभाग्य जिसका होता है उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इतने बड़े वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो चुनाव होता है, चुनाव पर्व होता है, उस पर्व का पार्टिसिपेंट हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को इस समय में मिलके। जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया है वोटरों तक पहुंचने का, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ताज़ा मामला डीप फेक का है जिसमें अमित शाह जी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ और इसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। तो चुनौतियां भी हैं सोशल मीडिया की, अगर उसके पॉजिटिव्स हैं तो। निश्चित रूप में डीप फेक से लेके छोटे छोटे मिसकम्युनिकेशन तक, सिर्फ एक वीडियो बनाना नहीं, कुछ भी लिख देना, कुछ भी अफवाह फैला देना, ये भी होती है। लेकिन मैं भारत की डेमोक्रेसी को, मेरा जो अनुभव आ रहा है ना, ये सारे को लोग जो कहते हैं कि निकाल लेते हैं और सही गलत क्या है फिर आखिर उनको चुन लेते हैं। इसमें मेरे को कोई एक विश्वास है, लोगों की विजडम पे मेरे को भरोसा है। और ये सब जब नहीं था तब भी था, आज भी ये सब होने के बाद भी लोगों की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, इनको कोई AI वगैरह सरपास नहीं कर सकता है। HI सभी को ही प्रिवेल कर जाता है। आप अपने चुनावी कैंपेन में ओडिशा की अस्मिता, ओडिशा में परिवर्तन, ओडिशा के आत्मसम्मान का जिक्र बार बार कर रहे हैं। वोटर्स के लिए इसका असल मतलब क्या है? देखिए, मेरे दृष्टि से उड़ीसा की इस चुनाव में, उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों 2004 से इकट्ठा होता है। मेरे लिए इस 2 चुनाव में इस बार प्रमुखतः 3 मुद्दा है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी और उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता
देश में अगर 3 प्रांतों को चुना जाएगा सर्वाधिक रूप में, उड़ीसा उसमें क्या आएगा। 80-85% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उड़ीसा तैयार है। ये एक प्रमुख मुद्दा है। मोदी जी की जो आज एक नेतृत्व बना है, मोदी जी की निर्णय बनी है, मोदी जी की सरकार के कारण, मोदी जी की गवर्नेंस के कारण सबसे कोई राज्य लाभार्थी हुआ है सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा है। मगर एक उदाहरण आपको दूं, 2014 में उड़ीसा की मिनरल रेवेन्यू 5,000 करोड़ रुपया होती थी। आज 2024 में ये रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपया हो चुका है। ये मोदी की रिफॉर्म की इम्पैक्ट है। इसलिए उड़ीसा मोदी जी के ऊपर भरोसा करता है। मोदी जी ने 34 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना उड़ीसा को दिया है। 55 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मुफ्त में कनेक्शन दिया गया है। टॉयलेट बनी है, मुद्रा खाता खोली है, जनधन खाता खोली है, मुद्रा ऋण दिया गया है, चावल मुफ्त में दिया जाता है। लगभग 80% आबादी मुफ्त में चावल उसको मिलता है। गारंटी है फूड सिक्योरिटी के। ये सारे के कारण मोदी जी की विश्वसनीयता सर्वोपरि है। इसलिए मोदी जी एक प्रमुख मुद्दा है इस चुनाव में है। दूसरी मुद्दा है, यहाँ की स्थानीय सरकार नवीन बाबू जी के नेतृत्व में पिछले 24 साल में है। मैं 24 साल में अगर उनकी 5 कामों को गिनाऊं, 5 सेक्टर पे एक इवैल्यूएशन करूं उन्हीं की डाटा पे, उन्होंने जो सरकारी डाटा रखा है विधानसभा में, उनकी इकोनॉमिक सर्वे में या उनकी और कोई सरकारी दस्तावेज में, मैं आपको कहूं उड़ीसा में 60% महिलाओं की हालत खराब है, एनीमिक है, रक्तहीनता है, रक्त शून्यता है। कुपोषण में उड़ीसा के बच्चे बहुत चिंतित अवस्था में है। 66% कम उम्र के बच्चों की एनीमिक टेंडेंसी है। ये यहाँ की हेल्थ सेक्टर की एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बिल्डिंग से चिकित्सा नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एक हेल्थ स्कीम चलाने में प्राइमरी हेल्थ केयर पूरा नहीं होती है। वो रेफरल और टर्सरी केयर हो सकता है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर ये नहीं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था से हेल्थ सेक्टर आज बहुत खराब अवस्था में उड़ीसा में है। 24 साल की सरकार हो गई। उड़ीसा में गांव को पीने की पानी के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया दिया। सीएजी की रिपोर्ट कह रहा है उसमें सिर्फ 800 करोड़ रुपये खर्चा हो पाई है। उड़ीसा के गांव में अगर आप 24 साल दायित्व में रहने के बाद पीने की पानी नहीं दिला पाओगे तो इसको गवर्नेंस कैसे कहा जाएगा। हम लोग संबलपुर में बैठे हैं। संबलपुर के किनारे उड़ीसा की प्रमुख नदी महानदी चलती है। यहाँ हीराकुद डैम है, ये देश की धरोहर है। हीराकुद डैम के नीचे जो म्यूनसिपैलिटी का एक छोटा सा इलाका है हीराकुद, जो अब संबलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, इसी मार्च में, मैं बहुत पुरानी बात ना कहूँ, इसी मार्च में वहाँ खराब पानी के कारण डायरिया हो गई लोगों को। सैकड़ों लोग आके हॉस्पिटलाइज हुए। जिस राज्य में मार्च महीने में इतने बड़े डैम के नीचे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के अभाव के कारण डायरिया हो, ये एक हेल्थ पानी की इंडिकेटर है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है। ये इस सरकार की उपलब्धि है। शिक्षा बहुत खराब अवस्था में है। स्कूल्स बंद हो रहे हैं, टीचर्स नहीं है, ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद बच्चे स्कूल को लौटे नहीं। कोई चिंता नहीं इस सरकार की। अगर मैं चौथा विषय आपको कहूं कि आज इस राज्य में एनसीआरबी की रिपोर्ट को अगर हम कोट करें, महिलाओं की अवस्था सबसे खराब है, बच्चियों की अवस्था सबसे खराब है। अगर मैं अंत में एक विषय को उल्लेख करना चाहूँगा कि अपार संभावना की राज्य है उड़ीसा। इस उड़ीसा में लोग काम नहीं मिल पाता है लोगों को, लोग काम बाहर करने के लिए बाहर जाते हैं। आज कई राज्यों की अर्थनीति उड़ीसा की मेहनतकश लोगों की कारण ही चल रहा है। माइग्रेशन का क्यों हो रहा है माइग्रेशन? 24 साल में आपका 24 साल से आपकी सरकार है, इतने नेचुरल रिसोर्स आपके पास है, पानी है, मिनरल्स रिसोर्स है, कोस्ट लाइन है, जंगल है, मेहनतकश लोग हैं,
तो आप गवर्नमेंट चला रहे हो या एंजॉय कर रहे हो? 24 साल से विकास नहीं हुआ, इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से उसको कहा है। कारण ढूंढना पड़ेगा, क्या कारण है कि 24 साल से यहाँ जो राज्य देश की 1 नंबर राज्य होनी चाहिए वो आज सबसे पीछे हैं। बेरोजगारी में इस राज्य की हालत बहुत खराब है। दूसरी ओर आप मैं उनकी पार्टी की विषय है, लेकिन फिर भी एक उड़िया होने के नाते मेरे मन में एक प्रश्न आता है। पिछले 24 साल से एक रीजनल पार्टी एक राज्य को दायित्व में है, लोग देते हैं वोट इसलिए दायित्व में है। उड़ीसा की जन्म भाषा के आधार पर हुई है। आपकी भी ताल्लुकात उड़ीसा के साथ है। उड़ीसा अपने भाषा, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए बहुत स्वाभिमानी है, बहुत गौरव रखता है। हमारी भाषा आधारित राज्यों को आने वाले 2036 में 100 साल पूरा होगा। 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में किसी को यहाँ की राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दल को नहीं मिला एक सरकारी अधिकारी जो कल तक संवैधानिक व्यवस्था में सरकार लोगों की टैक्स से ही तनख्वाह लेते थे। उनके अधिकार संविधान ने मर्यादित किया था, अधिकार था उनके पास, सीमा भी थी। सीमा को उल्लंघन करके कोई पिछले दरवाजे से अगर राजनीतिक प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ करके अपना राजनीतिक इच्छा जाहिर करने के लिए पहुंचता है तो उड़ीसा स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। एक तो काम कुछ नहीं करते हो, पीने की पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, स्कूल बंद है, हेल्थ केयर लचर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, लोग रोजगार करने के लिए बाहर जाते हैं। दूसरी ओर आप एक गैर उड़िया भाषाभाषी व्यक्ति को लादते हो, बाबू को लादते हो। ये उड़ीसा की अस्मिता का विषय है। ये उड़ीसा का अस्मिता विकास नहीं करना और एक आइडिया को थोपना, एक व्यक्ति को थोपना, ये उड़ीसा का जो इतिहास है ना, ये कभी सहन नहीं किया है। लेकिन ये भी तो हकीकत है धर्मेंद्र जी कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़िया हैं और बार बार 25 साल से राज्य की जनता उन्हें चुनकर सत्ता तक पहुंचा रही है, उन्हें मुख्यमंत्री बना रही है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजू जनता दल की चीफ कैंपेनर कौन है? उनको वही मेरा तो प्रश्न वही है कि आपको 4.5 करोड़ उड़िया में आपको एक भी उड़िया व्यक्ति नहीं मिला। आपकी पार्टी पिछले इतने सालों से 24 साल से आप सत्ता में हो, आपको कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई राजनीतिक व्यक्ति आपकी पार्टी में नहीं मिला कि आप एक बाबू को जो एक व्यवस्था में अधिकारी था, अधिकार उसके पास था, लेकिन बाबू के नाते मूवमेंट चाहे वह नहीं व्यक्ति था, उन्हीं की पार्टी से तो आना चाहिए था ना, किसी को इनहेरिटर होना है। क्या मजबूरी है कि आप ऐसे कर रहे हो? जो आप ये जो बात तर्क दिया जा रहा है, अंग्रेजों ने इसे तर्क दिया था कि अंग्रेज भारत के लोगों की बुद्धि नहीं है। हमने अंग्रेज लाया, अंग्रेजी भाषा लाया, हमने इस देश को एक किया, हमने गवर्नेंस मॉडल लाया, हमारी कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी से ऊपर स्वाभिमान होता है। इसको कॉम्पिटेंसी नहीं कहा जाता है, चतुराई कहा जाता है। मेरे तो विनम्रता से प्रश्न नवीन बाबू के, नवीन बाबू आप एक रीजनल पार्टी के मुखिया हो, 24 साल के गौरव आप करते हो। आप जब आपकी विरासत किसी को देने जाते हो, एक उड़िया आदमी आपको नहीं मिला। तो आप जिस बाबूराज का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसकी अगुवाई बीजेडी के वीके पंडियन कर रहे हैं? बीजेपी के लिए वीके पंडियन इन चुनावों में मुद्दा है। यहाँ पर मुद्दा उड़ीसा की विकास है। बीजेपी के लिए मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी ने, पानी क्यों नहीं है 24 साल के बाद? सिंचाई के लिए पानी क्यों नहीं है? कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं है? लोग बाहर क्यों काम करने जाते हैं? मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक हिंजली काटू को रिप्रेजेंट किए हैं। गंजाम जिला सबसे ज्यादा माइग्रेशन से प्रभावित है। अभी जा रहे कंटाबांजी लड़ने के लिए। कंटाबांजी माइग्रेशन की एपिसेंटर है। मुद्दा ही है। उड़िया लोग, उड़िया लड़के क्यों बाहर जाएंगे? यहाँ क्यों काम नहीं मिलेगा? 1 लाख नौकरी खाली है यहाँ, सरकारी नौकरी क्यों नहीं भरा जाता है? लेकिन ये भी तो हकीकत है धर्मेंद्र जी की बीजेडी से तालमेल के लिए आप लोगों की, बीजेपी की कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हो पाया। तो कहाँ बात नहीं बनी, क्या वजह थी कि ये तालमेल नहीं हो पाया? बात ही नहीं था तो फेल होने की सवाल कहाँ आती है?
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने हमको पिछले दिनों में मुद्दे के आधार पर समर्थन किया था, लेकिन हमारी राजनीति अलग है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिबद्धता उड़िया समाज के प्रति है, उड़िया लोगों के प्रति है। हमने उसमें कभी समझौता नहीं किया, इसलिए उसको कुछ भी इंटरप्रिटेशन करे ना, हमारा कभी समझौता की बात था ना कभी होने वाला था। तो बीजेडी से बीजेपी का रिश्ता क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड? आप फ्रेंड्स नहीं हैं, आप एनिमी भी नहीं हैं, आप फ्रेनेमी हैं, आगे चलकर अलायंस पार्टनर्स भी बन सकते हैं। हम राजनीति में किसी को एनिमी ही नहीं मानते हैं। एक प्रजातंत्र में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। जो दल जीतता है उसका एक भूमिका होता है, जो दल हारता है उसकी भी एक भूमिका है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विरोधी दल है। हम नंबर 2 पार्टी पिछले चुनाव में है, हम इस बार नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 नंबर 2 में जो संपर्क होना चाहिए हमारे वही है। हम प्रतिद्वंदी है, हम बीजू जनता दल की प्रतिद्वंदी है, उनके आइडियाज़ के प्रतिद्वंदी है। उनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नेंस मॉडल को यहाँ लाना चाहता है। हमारे पास स्पष्टता है कि उड़ीसा आगे कैसे बढ़ेगी, उड़ीसा में रोजगार कैसे सृजन होगा, उड़ीसा के किसानों की क्या हालत होगी, उड़ीसा के माताओं की एम्पावरमेंट कैसे होगा। एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देश भर में मोदी जी ने खड़ा किया है। उस गवर्नेंस मॉडल को हम उड़ीसा में भी लाना चाहते हैं। उड़िया जनता को, उड़ीसा की जनता को हम वही अपील कर रहे हैं। और इस बार मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूँ, उड़ीसा की जनता इस बार इस मॉडल को अपनाएगा। धर्मेंद्र जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, तो ऐसे में दोनों तरफ से वो अग्रेशन दिखाई क्यों नहीं देता जो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बीच होता है? चुनावी इस दौर में भी वो अग्रेशन दिख नहीं रहा है। नहीं, मेरे को ऐसे नहीं लगता है कि रोज़ जो अपना मुद्दा उठाते हो हम अपने मुद्दा उठाते हैं। मैं जितने सारे बात आपके सामने रखा, इसमें कोई मेरे में अग्रेशन आपको नहीं दिखा। आप अग्रेशन के अर्थ अगर आप गाली गुलज पे आते हो, अगर आपकी परिभाषा अग्रेशन के अर्थ है किसी को गाली देना, अपशब्द कहना, शायद भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा में ये नहीं है। वो कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे वो उस तरफ हो जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। हम अपने ओर से इसे कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन हम उड़ीसा की जनता के पास पिछले 24 साल की नाकामी और उड़िया संस्कृति, भाषा, सभ्यता के ऊपर चोट पहुंचाने के मुद्दे को हम उठाने वाले हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता, उनकी गवर्नेंस मॉडल, इसके ऊपर हम अभिमान के साथ अड़े रहेंगे। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, जनता इस बार मोदी जी को और समर्थन देगी। कहा जा रहा है कि बीजेडी की ये रणनीति रही कि अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी जनवरी में, उससे ठीक पहले बीजेडी ने यहाँ पर पुरी में जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। संबलपुर में समलई मंदिर के डेवलपमेंट का भी इनॉग्रेशन किया गया। तो ऐसे में एक तरह से ये जो एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, उसको बीजेडी ने यहाँ ओडिशा में प्रीएम्प्ट कर पुश किया, इससे पहले कि बीजेपी अयोध्या को लेकर उड़ीसा में ही नहीं था। देखिए, जगन्नाथ मंदिर जी की कोई अच्छी हो या माता समलेश्वरी की कोई विकास हो, उसमें किसी की आपत्ति नहीं, किसी की विरोध नहीं है। लेकिन मैं आपको जगन्नाथ मंदिर का मुद्दा आपने उठाया, इन दिनों में उन्होंने उस विषय को भी 1-2 बार, उनकी जो गुमास्ता है, जो इम्पोर्टेड लीडर है, वो 1-2 बार उसको उठाए हैं। मैं उनको उत्तर दूं ना दूं इस मन में था। आपने भले ही उस मुद्दा को उठाया तो मैं उत्तर उसकी, मेरे जो समझ है, आपको मालूम है सकता है जो फिर मैं आपको कहूँ, आपका कुछ उड़िया रूट है। हम जहाँ बैठे हैं उस जगह की बैकग्राउंड आपको मालूम है। मैं आज एक जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, पूजा करने के लिए गया था, यहाँ शहर में। 1600 सदी की वो मंदिर है। इसके अर्थ 600-700 पहले यहाँ जगन्नाथ जी की मंदिर प्रतिष्ठा हो चुकी थी। जब इस बार उन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ जी का विकास की काम किया, उस विकास के काम पे उन्होंने मंदिर बनाने में उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, मैं मेरे 1 महीने की तनख्वाह उसमें आज उड़िया एक महाप्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त के नाते मैंने 1 महीने की तनख्वाह भी वहाँ दान दे के आया हूँ। जगन्नाथ मंदिर की विकास, उसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ
4th सेंचुरी की मूर्ति मिलता है। अनेक मठ मंदिर है। कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन सिर्फ टाइल लगाने से नहीं होता है। 1000 पत्थर मंदिर के सामने एनक्रोचमेंट फ्री करना ये अच्छी बात है, लेकिन उस एनक्रोचमेंट फ्री करने की आड़ पे सदियों से वहां जो सभ्यता की झलक है उसको ग्लॉसी टाइल के नीचे दबा देना, ये कोई विकास नहीं है। इस देश में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी की अनुमति से चलने वाला है दुनिया को, आखिर वो चले उसकी अनुमति से। कोई कानून के ऊपर, क्योंकि हम वहां अयोध्या जी में राम मंदिर हुई, कंपटीशन अयोध्या जी से शुरू नहीं हुई, ये कंपटीशन काशी से शुरू हुई। जब किसी का जो आइडिया ही नहीं होता है ना, वो किसी के आइडिया को चुराना चाहता है और उसमें गलती कर बैठता है। अयोध्या जी ने एक पुरानी सभ्यता को रीइन्वेंट किया गया है, दबाया नहीं गया है। पूरा अयोध्या की झगड़ा तो उसी में है। हमारी पुरानी विरासत को रिक्रिएट किया गया, रीइन्वेंट किया गया है। पूरी में एनक्रोचमेंट फ्री किया गया, अच्छी बात है। उसको सौंदर्यीकरण करने का, बाहरी सौंदर्यीकरण करने, कुछ एमिनिटीज खड़ा किया, वो अच्छी बात है। मैंने भी मेरे 1 महीने की तनख्वाह उसमें से योगदान दिया है। लेकिन आप 4वीं सदी की मूर्ति को आप टाइल के नीचे दबा दोगे, ये हमारी, और हम प्रजातंत्र में रहते हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम संबलपुर के पास एक, मैं यहाँ जब चुनाव में घूमता था, एक जंगल वाले इलाका में नाकटी देउल में लोग कहते हैं वहाँ कुछ गुम्फा में, कुछ केव में कुछ रॉक आर्ट है। गांव के सरपंच मेरे को मिले, बोले हमारे वहाँ रॉक आर्ट है, फोटो दिखाए। मैंने यहाँ के आर्कियोलॉजी सर्वे वालों को पूछा। आर्कियोलॉजी सर्वे वाले कहें कि सर ये यहाँ जो रॉक आर्ट है ना, पैलियोलिथिक एज की है, यानी 10,000 साल पहले ये ह्यूमन हैबिटेशन था। मैं एक उड़िया के नाते मैं बहुत, मेरी ज़िंदगी निछावर कर दूंगा मैं उसकी अभिमान करने के लिए। मेरे पास कितना संभावना है। मैं दुनिया की टूरिस्ट को यहाँ बुला सकता हूँ कि मैं सभ्यता की एपिसेंटर में खड़ा हूँ। ये मेरा पुरी है, ये मेरा संबलपुर है। अगर कुछ लोगों को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से कंपटीशन करना, भारत की मेनस्ट्रीम साइकोलॉजी के साथ मेनस्ट्रीम करना, ये उनकी नासमझ है। इसीलिए ये सारे सब हुई है बात। लेकिन जिनको कुछ चीज़ों में बुनियादी समझ नहीं है उड़िया समाज की, इस प्रकार की बेवकूफ़ियों करते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल ये सब लोगों की, उसके बाद भी तो मोदी लोकप्रिय है। क्यों है? आपके कहने से हो जाएगा क्या? तो ऐसे में बीजेपी का जवाब क्या है उनके लिए? आवश्यकता नहीं, कोई विवाद ही क्यों है? हम तो विवाद नहीं कर रहे हैं। हम वो कंपटीशन कर रहे हैं, हम तो विवाद नहीं कर रहे हैं। हम बुनियादी कुछ मुद्दा, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, आप वहां क्या 4th सेंचुरी की मूर्ति को तोड़े नहीं? क्या आप वहां के पुराने मठ मंदिर को तोड़े नहीं? क्या दुनिया में जहां रिस्टोरेशन हुई है सारे को तबाह करके हुई है क्या? आप एक तानाशाह टाइप का व्यवहार किए हो। आपके सामने अयोध्या जी में हुआ है, महाकाल जी में हुआ है, अयोध्या काशी धाम में ऐसे हुआ है, बद्रीनाथ में हुआ, केदारनाथ में हुआ। कहाँ हमने कुछ चीज तोड़ा, उसको जोड़ा। इसलिए आपकी एक लिमिटेड, आप 22 जनवरी को अयोध्या जी में रामलाला जी की मूर्ति स्थापित हुई है, प्रतिमा स्थापित हुई, मंदिर भव्यता हुआ। आप उसके कुछ दिन पहले आप एक कॉरिडोर बनाए, कॉरिडोर को आप लोकार्पित किए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप कंपटीशन आपने किया, पूरा परंपरा के सारे विपरीत काम आप किए, जिन लोगों के मन से आप उतर गए। ये हमारी विषय तो नहीं ना, आप ही ने किया था। तो अगर हम बीजेडी की रणनीति की बात करें तो यहाँ संबलपुर में बीजेडी ने अपना एक बहुत पावरफुल नेता प्रणव प्रकाश दास को उतारा है। माना जाता है कि वो कड़ी चुनौती आपको दे सकते हैं। आप इसे कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? देखो, राजनीति को ही चुनौती हम लोग मानते हैं, चुनाव को और चुनौती मानते हैं। हम किसी भी चीज़ को हल्के से नहीं देते, किसी को हम कम नहीं आंकते हैं, कोई भी हो। इसलिए अगर कोई तथाकथित किसी को एक कागजी ताकतवर व्यक्ति बनाया जाएगा, हमें आपत्ति नहीं है।
आपने कभी कोशिश सुना ना, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कहेगा कि मैं कृतदास होना चाहूंगा। अगर आप जबरदस्ती उसको कहोगे बहुत बड़ा ताकतवर आदमी आएगा कि तो मैं हार ही जाऊंगा उनसे। मैं कृतदास से कैसे लड़ पाऊंगा? मैं अभिमानी आदमी हूं, मैं अस्मिता का विषय रखने वाला आदमी हूं। अगर इसी को आप लोग मिलके कहोगे कि भाई ये मेरे जुबान तो नहीं है, मेरे साथ मेरे छोटा भाई लड़ने आए, वो खुद पब्लिक डोमेन में कहा है कि मैं कृतदास होना पसंद करूंगा। अगर आपका परिभाषा में वही ताकत है, तो मेरे समझ में प्रजातंत्र में ताकत क्या है, जनाधार क्या है, लोक संपर्क क्या है, लोक कल्याण क्या है, ये सारे विषयों को एक बार फिर सोचना ही होगा। पीएम मोदी की गारंटी है, ये नारा लेकर बीजेपी अपने वोटरों तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ ओडिशा में आप पीएम मोदी को कितनी सीटों की गारंटी दे रहे हैं? 21। हमने देखिए शिक्षा जी, मैं बचपन से यही काम करता हूँ। 40 साल का मैं राजनीतिक मेरा कार्यकर्ता के नाते मेरा अनुभव, सामाजिक छात्र जीवन से लेकर काम अनुभव हुआ। बीजेपी कभी 3-4% की पार्टी होती थी 80 के दशक में। आज बीजेपी पिछले चुनाव में 2019 की चुनाव में लोकसभा में 38%, विधानसभा में 32% की वोट लिया और 2 नंबर पार्टी बना। इस बार हम 45% वोट लेंगे और 1 नंबर पार्टी बनेंगे। ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, तो क्या इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि अब की बार ओडिशा में बीजेपी सरकार? निश्चित रूप में इस बार बीजेपी सरकार बनना तय है। विधानसभा में कितनी सीटें आ सकती हैं? बहुमत के लिए हम लोग को जितना सीट चाहिए उतना हम कर ही लेंगे, उससे ज्यादा कर लेंगे। ओडिशा में आप बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है, ऐसे में नवीन पटनायक को काउंटर करने के लिए ओडिशा में बीजेपी कोई चेहरा सामने क्यों नहीं लाती है? आप वो चेहरा बीजेपी के लिए यहाँ राज्य में हो सकते हैं। देखिए, ये मॉडल आप तो राष्ट्रीय पत्रकारिता करते हो, ये एक आधे अधूरी प्रश्न है। बीजेपी अपने रणनीति में कभी किसी राज्य में किसी को लेके चलता है, कभी कभी कहा बिना चेहरे के भी चलता है, और दोनों जगह पे हमारा क्या आदरणीय मोहन जी चेहरा थे मध्य प्रदेश के। मैं पिछले आसाम के चुनाव को देखूं, सर्बानंद जी मुख्यमंत्री थे, हेमंत जी हमारे बड़ा नेता थे, दोनों मिलकर चुनाव लड़े और इनकमेंट मुख्यमंत्री के स्थान पे हेमंत जी मुख्यमंत्री बने। सर्बानंद जी को और कुछ जिम्मेवारी आया। इसलिए ये जो डिबेट है ना कि भाई उनके सामने उनको, वो अपना राजनीति में है, हम अपना राजनीति, हम अपना आइडिया से चुनाव लड़ते हैं, हम अपने कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ते हैं, हम उसमें से सफल होंगे। बाकी पार्टी की नेतृत्व उसको तय कर लेगा कौन चेहरा होगा। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के बड़े इनिशिएटिव्स का आप हिस्सा रहे हैं, उसकी अगुवाई आपने की है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसका जो भविष्य है आप अब कैसे देख रहे हैं और ये आपके दिल के वाकई कितने करीब है? देखिए, मैं आपको 2 विषय कहूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी दायित्व में आए, उन्होंने उसकी पहले ही उन्होंने एक आइडिया दिया लोगों के सामने, आपने विशेष करके समाज के सामने, सबके साथ सबका विकास, सबकी विश्वास, सबके मन में विश्वास पैदा कराना है, मेरे विकास होगा और सभी के विकास होगा। उसी की नतीजा है मेरे को जो पिछले विभाग था, पेट्रोलियम विभाग में, मैंने उसमें से उज्ज्वला योजना का प्रधानमंत्री जी की विजन को इम्प्लीमेंट कराया। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ जहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री को भी कल्याणकारी कामों में कैसे लगाया जाता है, ये मोदी जी ने करके दिखाया और मेरे सौभाग्य मैं उसको इम्प्लीमेंट किया, उस आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट किया। आज देश में 10 करोड़ महिलाओं के घर में फ्री LPG कनेक्शन पहुंच गई। उड़ीसा में 55 लाख महिलाओं के घर में पहुंच गया। मैं उसको सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं। दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, यह आज़ादी के उपरांत एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट आया है कि जिसमें दासत्व की मानसिकता से बाहर आके डीकोलोनाइज अप्रोच से हम भारत को आधुनिक समय में एक ज्ञान की महाशक्ति बनाए, उसी की रोड मैप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और उसको क्रियान्वयन करना, 21वीं सदी की नई पीढ़ी को तैयार करना, ग्लोबल सिटीजन तैयार करना, और उसमें मेरा एक गिलहरी का भूमिका है। मैं उसको बहुत पवित्र काम मानता हूं और बड़े दिल से भी उसको करता हूं। एक आखिरी सवाल, ऐसे में आप अपने विरोधियों को क्या जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतिहास को
तोड़ा है, मरोड़ा है, उलटफेर कर कर कुछ और बातें सामने ला दी हैं? देखिए, पिछले 2-3 दशकों से कुछ भारत को मन से पसंद नहीं करने वाले लोग, भारत के अंदर जो प्रो भारतीय कुछ भी चीज़ हम करें उसमें से चिढ़ उनकी होती थी। वही तबके अभी धीरे धीरे उनका वॉइस भी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। आप कभी आप जहाँ बैठे हो, इसी स्थान से 10 किलोमीटर की दूर में 1857 में 54 लोगों की शहादत हुई थी अंग्रेजों की गोली से। आपको ये मालूम है? कभी शिकता जी, आप उड़ीसा से संपर्क रखते हो, देश के इतने बड़े पत्रकार हो, आपको ये घटना मालूम है? ये नहीं होनी चाहिए। इसको इतिहास में अनसंग हीरो के नाते क्यों नहीं शामिल करें? आपत्ति क्यों उसमें किसी को होनी चाहिए? 54 लोगों की शहादत हो गई अंग्रेजों की गोली से, गैजेट में लिखा है, किसी की कोई लोक कथा में नहीं, ये प्रमाण आधारित चीज है। वहीं संबल कुदोपाली करके एक स्थान है, वीर सुरेंद्र साय जी के छोटे भाई छबिल साय के नेतृत्व में ये संघर्ष हुई थी। वीर सुरेंद्र साय 37 साल मध्य प्रदेश के असीरगढ़ में कैद रहे। क्या ये उड़ीसा की इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास के हिस्सा नहीं होनी चाहिए? आज अगर उसको हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, हम व्यापक कर रहे हैं। व्यापक करने में कुछ लोग जो जानते थे कि भारत की अस्मिता जगेगी तो हमारी दुकान बंद होंगे, ऐसे जो दुकान बंद होने की भय जिनके मन में, वो एक भ्रम फैलाने का कोशिश करते हैं, वो नहीं चल रहा आजकल। वो सारे उनकी कुछ चीज़ बिक्री नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। आपकी कैंपेनिंग इस वक्त जारी है और आप देर रात तक कैंपेनिंग करते रहते हैं। तो 25 तारीख को जनता को फैसला करना है और जिसका रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, तो देखना होगा कि संबलपुर की जनता ने आपके लिए क्या फरमान सुना है। बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। नमस्कार।